सबसे पहले स्वागत है आपका मेरी इस कहानी में। ये कहानी नूपुर की है। तो चलिए इस कहानी को एंजॉय करते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। नूपुर की सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वो अभी-अभी मील भर की दौड़ लगाकर आई हो। उसका गोरा चेहरा पसीने से तरबतर था और माथे पर चिपकी बालों की लटें उसकी घबराहट को साफ बयान कर रही थीं। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ दहशत थी। सामने एक लंबा और गहरा अंधेरा कॉरिडोर था। नूपुर के कदम भारी थे, पर उसे आगे बढ़ना ही था। ऊपर लगी एक पुरानी ट्यूबलाइट रुक रुक कर जल रही थी। धप धप चूं की आवाज के साथ वो लाइट कभी जलती तो कभी बुझ जाती। उस खौफनाक अंधेरे में वही एक जलती बुझती रोशनी नूपुर का सहारा थी। हर बार जब लाइट जलती, नूपुर 2 कदम और आगे बढ़ा लेती। कॉरिडोर के अंत में एक दरवाजा था। नूपुर ने कांपते हाथों से कुंडी छुई। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी सड़ांध और पुरानी सीलन की बदबू उसके नथनों से टकराई। नूपुर ने अपनी साड़ी का पल्लू नाक पर रखा और अंदर कदम रखा। कमरा पूरी तरह काला था। उसने दीवार पर हाथ फेरा और एक स्विच ऑन किया। कमरे के बीचों बीच एक स्ट्रेचर पड़ा था। उस पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसके हाथ और पैर लोहे की जंजीरों और मोटे रस्सों से बंधे थे। उसके चेहरे पर एक काला मास्क था, जिससे सिर्फ उसकी बंद आंखें और माथा हल्का सा दिख रहा था। नूपुर की धड़कनें अब उसके सीने को फाड़कर बाहर आने को बेताब थीं। उसने हिम्मत जुटाई। उसके दाहिने हाथ में एक लंबी और पैनी छुरी थी, जिसकी चमक उस मध्यम रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। नूपुर धीरे धीरे स्ट्रेचर के करीब पहुंची। वो आदमी बेहोश था या शायद जानबूझकर शांत पड़ा था। नूपुर ने गहरी सांस ली, अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक झटके में उस आदमी का नकाब खींच दिया। नकाब हटते ही जैसे वक्त ठहर गया। उस कमरे की बदबू, वो जलती बुझती लाइट और हाथ में पकड़ी वो छुरी, सब कुछ धुंधला हो गया। नूपुर की आंखों के सामने पुरानी यादों की एक रील चलने लगी। यादों का वो सिलसिला जो उसके पैदा होने के उस पहले दिन से शुरू हुआ था। अस्पताल की उस सफेद दीवार के बाहर नूपुर के पिता कैलाश जी बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। जब नर्स ने बाहर आकर खबर दी कि बेटी हुई है, तो कैलाश जी के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। उन्होंने झट से मिठाई का डिब्बा खोला और सबको खिलाने लगे। पूरे गलियारे में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन यह खुशी बहुत थोड़ी देर की थी। अंदर लेबर रूम में डॉक्टर उस नन्ही सी जान को देख रहे थे। बच्ची हाथ पैर मार रही थी। उसकी आंखें खुली थीं। उसका चेहरा लाल हो रहा था, जैसे वो पूरी ताकत लगाकर रो रही हो। पर कमरे में सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया, बच्ची के कान के पास चुटकी बजाई, पर नूपुर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और बच्ची को गोद में उठाकर बाहर आए। कैलाश जी लपक कर उनके पास पहुंचे। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है वो? डॉक्टर ने एक पल के लिए अपनी नजरें नीचे झुका ली। मुबारकबाद देने के लिए लफ्ज तो थे, पर उनके पीछे एक कड़वा सच भी छिपा था। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, कैलाश जी, मुबारक हो, बेटी हुई है। बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त है, पर कैलाश जी का दिल जोर से धड़का। पर क्या डॉक्टर साहब? पर वो कभी बोल नहीं पाएगी। उसे जन्म से ही सुनने और बोलने की दिक्कत है। वो सुन नहीं सकती, इसलिए शायद कभी आवाज भी नहीं निकाल पाएगी। ये सुनते ही जैसे कैलाश जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हाथ में पकड़ा मिठाई का डिब्बा छूटकर फर्श पर गिर गया और सारी मिठाइयां बिखर गईं। कैलाश जी पास ही रखी बेंच पर धप से गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, बस एक खालीपन छा गया था। लोग उन्हें ढाढ़स बंधाने आए, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद जब उनका मन थोड़ा शांत हुआ,
तो उन्होंने कांपते हाथों से उस नन्ही बच्ची को अपनी गोद में लिया। बच्ची की आंखें बहुत सुंदर थीं, जैसे उनमें कोई गहरा राज छुपा हो। कैलाश जी ने उसके नन्हे से माथे को चूमा और भारी आवाज में बोले, जिसकी बातों में झनक न हो क्या हुआ, उसके नाम में तो होगी। आज से तेरा नाम होगा नुपुर। लोग पायल की आवाज सुनकर मुड़ते हैं, पर मेरी बेटी की खामोशी सुनकर दुनिया को रुकना पड़ेगा। उन्होंने उसकी ठुड्डी को सहलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे नुपुर। यादों का वो झोंका जैसे ही गुजरा, नुपुर वापस उसी अंधेरे कमरे में लौट आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फिर से स्ट्रेचर पर लेटे उस आदमी की तरफ देखा। वो शख्स कोई अजनबी नहीं था, वो उसके अतीत का सबसे गहरा हिस्सा था। नुपुर ने अपनी उंगलियां उस आदमी के चेहरे के करीब ले जाकर रोक दी। नुपुर की आंखों के सामने पुरानी यादें अभी धुंधली ही हुई थी कि तभी स्ट्रेचर पर लेटे उस आदमी के शरीर में एक सिहरन हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे सब कुछ धुंधला दिखा, पर जैसे जैसे उसकी नजरों के सामने की परछाई साफ हुई, उसके चेहरे पर खौफ और हैरानी के भाव एक साथ आ गए। उसने फटी आंखों से सामने खड़ी लड़की को देखा और उसके सूखे होठों से एक लड़खड़ाती हुई आवाज निकली, अरे नुपुर, तुम। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन नुपुर को देखते ही जैसे उसमें जान आ गई। वो पागलों की तरह अपने हाथ पैर मारने लगा, जंजीरों को झटकने लगा ताकि खुद को आजाद कर सके। अरे नुपुर, तुम घबराओ नहीं। तुम यहां कैसे पहुंची? भाग जाओ यहां से। नुपुर, मेरी बात सुनो। यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। भागो। पर नुपुर अपनी जगह से हिली तक नहीं। वो किसी बुत की तरह वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक सन्नाटा था। नुपुर को इस तरह खामोश खड़े देख वो आदमी और भी बेचैन हो गया। उसका नाम आकाश था। आकाश ने तड़पते हुए कहा, नुपुर, देखो, आसपास देखो, कहीं कोई चाबी होगी। जल्दी करो नुपुर, वो लोग कभी भी आते होंगे। चाबी ढूंढो। नुपुर ने धीरे से अपना सर हिलाया। वो कमरे के कोनों में पुरानी अलमारियों और धूल से भरी मेजों पर हाथ मारने लगी। काफी देर की जद्दोजहद के बाद एक जंग लगी लोहे की कील के पीछे उसे एक चाबियों का गुच्छा मिला। उसने कांपते हाथों से वो गुच्छा उठाया और आकाश की तरफ बढ़ी। आकाश उसे देखते ही चीखा, हां, यही है। जल्दी करो नुपुर, इन जंजीरों को खोलो। नुपुर ने एक एक कर ताले खोले। जैसे ही आकाश के हाथ आजाद हुए, उसने पहला काम यह किया कि झपट्टा मारकर नुपुर के हाथ से वो पैनी छुरी छीन ली। नुपुर के चेहरे पर एक पल के लिए डर आया, पर आकाश की आंखों में नुपुर के लिए फिक्र थी। उसने हांफते हुए कहा, अब जल्दी से मेरे पैरों की रस्सियां भी खोल दो नुपुर, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। नुपुर नीचे झुकी और उन मोटी रस्सियों को खोलने लगी जो आकाश के टखनों को स्ट्रेचर से जकड़े हुए थी। कमरे में अभी भी वही पुरानी ट्यूबलाइट धप-धप कर रही थी, जो अब किसी खतरे के घंटे जैसी लग रही थी। आकाश जैसे ही आजाद हुआ, उसने बिना एक पल गवाए नुपुर को कसकर अपने गले से लगा लिया। नुपुर के लिए यह एहसास बिल्कुल नया था। उसने कभी भी इस तरह के अपनेपन को महसूस नहीं किया था। आकाश की धड़कनें उसके कानों में सुनाई दे रही थीं, और एक बार फिर नुपुर का मन उन यादों के समंदर में डूब गया, जहां से उसने डरना सीखा था। नुपुर 5 साल की हो चुकी थी। वो एक ऐसी बच्ची थी जो बोल नहीं सकती थी, पर लोगों के चेहरों को पढ़ना बखूबी जानती थी। उसे ये तो समझ आता था कि उसकी माँ निशा उससे दूर दूर रहती है, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी गलती क्या है। एक दोपहर की बात है। घर में अजीब सा सन्नाटा था।
नुपुर के पापा कैलाश ऑफिस गए हुए थे। घर का काम करने वाली वृंदा मौसी भी उस दिन नहीं आई थी। नुपुर अपनी गुड़ियों के साथ खेलते खेलते थक गई थी। उसे भूख लगी थी और वो अपनी मां को ढूंढने कमरे में गई। उसने देखा कि निशा बेड पर बेसुध बैठी थी। उसकी आंखें खाली थीं और वो खिड़की के बाहर एकटक देख रही थी। नुपुर धीरे से पास गई और अपनी मां का पल्लू खींचकर अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहा, पर निशा ने प्यार करने के बजाय एक नफरत भरी नजर उस पर डाली और उसे जोर से धक्का दे दिया। नन्ही नुपुर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक उसी वक्त कैलाश घर लौटे। अपनी बच्ची को जमीन पर रोता देख उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने झट से नुपुर को गोद में उठा लिया। नुपुर की आवाज नहीं निकल रही थी, पर उसके बहते आंसू और कांपता शरीर सब कुछ कह रहा था। कैलाश चिल्लाए, निशा, ये क्या पागलपन है? इस मासूम बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बोल नहीं सकती, इसमें इसकी क्या गलती है? निशा जैसे आपे से बाहर हो गई। वो पागलों की तरह चीखने लगी, इसकी गलती? जब से ये पैदा हुई है मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। जहां जाती हूं लोग ताने मारते हैं, बेचारी कहते हैं, अजीब अजीब सलाह देते हैं। मैं थक चुकी हूं इस बोझ को ढोते ढोते। निशा की आंखों में खून उतर आया था। वो भागते हुए नुपुर की तरफ झपटी और उसका गला घोंटने की कोशिश करने लगी। 5 साल की उस बच्ची को क्या पता था कि मां की यह नफरत क्यों है। कैलाश ने बीच बचाव किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर निशा को पीछे धक्का दिया। दूर हटो इससे! कैलाश गरजे और नुपुर को सीने से लगाकर उसे चुप कराने लगे। नुपुर अपने पिता की कमीज को कसकर पकड़े हुए थी। उसका छोटा सा दिमाग ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी अपनी मां उसे क्यों मारना चाहती है। तभी पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। कैलाश और नुपुर ने मुड़कर देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी नफरत और अकेलेपन से हारी हुई निशा बालकनी की तरफ भागी और देखते ही देखते नीचे कूद गई। घर में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो आज भी नुपुर के कानों में गूंजता था। निशा की मौत के बाद उस घर की रौनक जैसे हमेशा के लिए दफन हो गई थी। वो घर जो कभी किलकारियों से गूंजना चाहिए था, अब सिर्फ भारी सन्नाटे और दबी कुचली सिसकियों का ठिकाना बन गया था। पुलिस आई, कागजी कार्रवाई हुई, पड़ोसियों ने खिड़कियों से झांक झांक कर बातें की और आखिरकार निशा का शरीर उस घर से हमेशा के लिए विदा हो गया। कैलाश जी के लिए यह वक्त किसी पहाड़ टूटने जैसा था। एक तरफ पत्नी को खोने का दुख था, तो दूसरी तरफ अपनी 5 साल की मासूम बेटी का चेहरा, जिसे शायद ये भी नहीं पता था कि मौत क्या होती है। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कमरे के खाली कोनों को देखती और शायद अपनी मां की उस आखिरी चीख को याद करती। कैलाश जी ने ठान लिया था कि वे नुपुर को कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि वो अकेली है। वे उसके लिए मां भी बने और बाप भी। सुबह उठकर उसके बाल बनाना, उसे तैयार करना, उसके लिए दलिया बनाना, ये सब कैलाश जी की दिनचर्या बन गई थी। लेकिन एक बिन मां की बच्ची को पालना, जो बोल और सुन नहीं सकती थी, किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। नुपुर को जब भूख लगती या जब उसका मन उदास होता, तो वो सिर्फ अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें सहलाती। कैलाश जी उसकी आंखों की नमी देखकर समझ जाते कि उनकी बेटी क्या कहना चाहती है, पर समाज की नजरें इतनी दयालु नहीं थीं। निशा की मौत के कुछ दिनों बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए घर में शांति पाठ रखा गया। सफेद कपड़ों में लिपटे रिश्तेदार और जान पहचान वाले घर में जमा होने लगे। अगरबत्ती की खुशबू तो थी, पर हवा में एक अजीब सी कड़वाहट घुली हुई थी। नुपुर एक कोने में बैठी अपनी गुड़िया के फटे हुए फ्रॉक को देख रही थी। तभी उसकी बुआ और कुछ चाचियां पास आकर बैठ गईं। वे नुपुर की तरफ ऐसे देख रही थीं जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई अशुभ चीज हो। एक रिश्तेदार ने धीरे से पर इतनी आवाज में कहा कि कैलाश जी सुन सकें, बेचारी बच्ची, किस्मत देखो इसकी। पहले से ही बेजुबान थी, अब सिर से मां का साया भी उठ गया। पर सच तो यह है कि निशा ने इसके गम में ही जान दी है। रोज रोज इसे ऐसे देखना किसी भी मां के लिए आसान नहीं था।
दूसरी औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आखिर माँ थी वो। कब तक बर्दाश्त करती दुनिया के ताने। इस बच्ची का जन्म ही इस घर के लिए भारी पड़ गया। देखो तो कैसी पत्थर बनकर बैठी है। अपनी माँ की मौत का जरा भी गम नहीं है इसे। नूपुर सुन तो नहीं सकती थी, पर वो लोगों के चेहरों के हाव भाव पढ़ रही थी। उसने देखा कि कैसे लोग उसकी तरफ उंगली उठा रहे थे। उसे बेचारी शब्द की गूंज अपने अंदर महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो कोई अपराधी है। कैलाश जी रसोई से बाहर आए और उन्होंने उन औरतों की बातें सुन ली। उनका खून खौल उठा। उन्होंने नूपुर को पास बुलाया और जोर से कहा, मेरी बेटी बेचारी नहीं है और ना ही वो किसी की मौत की जिम्मेदार है। अगर आज मिशा यहां नहीं है तो वो उसकी अपनी कमजोरी थी। इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। उन्होंने नूपुर को सीने से लगा लिया। नूपुर ने अपने पिता के कुर्ते को कसकर पकड़ लिया। उसे समझ आ गया था कि बाहर की दुनिया उसे कांटों की तरह चुभेगी और उसके पिता उसके लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़े रहेंगे। इतना कहते ही पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें जमीन पर थीं और रिश्तेदार अब भी कानाफूसी कर रहे थे। तभी उस गहरी खामोशी को चीरते हुए बाहर पुलिस की गाड़ी की सायरन गूंज उठी। लाल और नीली बत्ती की रोशनी खिड़कियों से अंदर आकर दीवारों पर नाचने लगी। नुपुर ने देखा कि एक सख्त चेहरे वाला इंस्पेक्टर अपने 2 सिपाहियों के साथ अंदर आया। उसने बिना किसी देरी के कैलाश जी के सामने एक कागज रखा। वो गिरफ्तारी का वारंट था। इंस्पेक्टर की आवाज भारी और साफ थी। कैलाश जी, आपको हमारे साथ स्टेशन चलना होगा। आप पर अपनी पत्नी निशा के मर्डर का शक है। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग दंग रह गए। कैलाश जी के चेहरे का रंग उड़ गया, पर उन्होंने खुद को संभाला। इंस्पेक्टर ने आगे बताया, हमें लग रहा है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। जिस बालकनी से निशा गिरी थी, वहां की रेलिंग और फ्लोर पर तेल गिरा हुआ था ताकि पैर फिसल जाए। और सबसे बड़ी बात, बाद में उस तेल को साफ करने की कोशिश भी की गई है। नुपुर जो अपने पिता के पीछे छुपी हुई थी, उसने देखा कि पुलिस वाले उसके पापा के हाथों में हथकड़ी पहना रहे हैं। उसके लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित सहारा उससे छीना जा रहा था। वो सुन नहीं सकती थी, पर उसने अपने पिता की आंखों में वो खौफ और बेबसी देख ली थी। भीड़ में बैठी वही औरतें अब जोर जोर से बोलने लगी थीं। देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि दाल में कुछ काला है। बेचारी निशा, उसने अपनी जान नहीं दी, उसे तो मारा गया है। नुपुर का गुस्सा और दुख अब उसके काबू से बाहर था। वो चीख तो नहीं सकती थी, पर उसने अपनी पूरी ताकत से एक पुलिस वाले का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। वो अपने हाथ पैर मार रही थी, इंस्पेक्टर की वर्दी खींच रही थी और अपनी आंखों से जैसे भीख मांग रही थी कि उसके पापा को छोड़ दो। एक 5 साल की मासूम बच्ची जो बोल नहीं सकती, वो पुलिस की उस ताकत से भिड़ गई थी। कैलाश जी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने तड़पते हुए कहा, छोड़ दो उसे, वो बच्ची है, उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। नुपुर, रुक जाओ बेटा। पर नुपुर नहीं रुकी। उसने एक सिपाही के हाथ पर जोर से काट लिया। सिपाही ने गुस्से में उसे धक्का दिया और नुपुर वहीं जा गिरी। पुलिस कैलाश जी को लेकर चली गई। नुपुर वहीं जमीन पर बैठी रही। उसकी सांसें फूल रही थीं और पूरा बदन पसीने से लथपथ था। आकाश ने बिना एक पल गवाए नुपुर का हाथ कसकर पकड़ा और उस अंधेरे कमरे से बाहर की ओर भागा। गलियारे में अब भी वही पुरानी ट्यूबलाइट धप-धप कर रही थी, लेकिन इस बार नुपुर के कदम डगमगा नहीं रहे थे। वे दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए पिछवाड़े के रास्ते से उस पुरानी इमारत से बाहर निकल आए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और रात का सन्नाटा पसरा था। आकाश हाफ रहा था। उसने जल्दी से अपनी पटी हुई जेबों में हाथ डाला और अपना मोबाइल ढूंढने लगा, पर शायद वो कहीं गिर गया था। वे दोनों कुछ दूर तक भागते रहे, जब तक कि उन्हें सड़क किनारे एक राहगीर नहीं मिल गया। आकाश ने उस आदमी को रोका और उससे फोन मांगा।
फोन हाथ में आते ही आकाश का अंदाज बिल्कुल बदल गया। उसने एक नंबर डायल किया और बहुत ही कड़क आवाज में बोला, मैं इंस्पेक्टर आकाश बोल रहा हूं, बैच नंबर 402। मैं सुरक्षित हूं। मेरी लोकेशन ट्रेस करो और तुरंत बैकअप भेजो। अपराधी अभी भी उसी पुरानी मिल के पास छिपे हैं। नुपुर जो पास ही खड़ी थी, यह सुनकर सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इंस्पेक्टर आकाश एक पुलिस वाला है। उसके दिमाग में बचपन की वो खौफनाक यादें बिजली की तरह कौंधी। वो नीली लाल बत्ती वाली गाड़ी, वो सख्त चेहरे वाले पुलिस वाले और उसके पिता के हाथों में लगी हथकड़ियां। नुपुर ने डर और नफरत के मिले जुले भाव के साथ आकाश की तरफ देखा। उसने इशारों में कांपते हुए पूछा, क्या क्या तुम पुलिस में हो? आकाश ने गंभीरता से अपना सिर हाँ में हिलाया। जैसे ही उसने हामी भरी, नुपुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो 2 कदम पीछे हटी। उसकी आंखों में दहशत भर गई। वो मुड़ी और पागलों की तरह अंधेरे की तरफ भागने लगी। नुपुर, रुको, मेरी बात सुनो। आकाश उसके पीछे भागा और कुछ दूर जाकर उसे पकड़ लिया। नुपुर बेकाबू हो रही थी। वो अपने हाथ पैर मार रही थी, आकाश के सीने पर मुक्के बरसा रही थी और उससे दूर जाने के लिए छटपटा रही थी। उसकी खामोश चीखें उसके चेहरे पर साफ दिख रही थीं। आकाश ने उसे जोर से अपने गले लगा लिया। वो तब तक उसे पकड़े रहा जब तक नुपुर थककर शांत नहीं हो गई। आकाश ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया और इशारों में पूछा, क्या हुआ नुपुर? तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों गई? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। नुपुर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। नुपुर के हाथ गुस्से और दुख से कांप रहे थे। उसने बताया, मेरे पिता ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी वो गुनाह कबूल नहीं किया जो उन्होंने किया ही नहीं था। पुलिस वालों ने उन्हें सच उगलवाने के लिए 3rd डिग्री दी। उन्हें इतना मारा, इतना प्रताड़ित किया कि उसी पुलिस स्टेशन के ठंडे फर्श पर मेरे पिता ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, पर मैं जानती थी कि उन्हें मार दिया गया था। नुपुर जमीन पर बैठ गई और अपना चेहरा घुटनों में छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके लिए पुलिस का मतलब सुरक्षा नहीं, बल्कि वो जल्लाद थे जिन्होंने उसके पिता को उससे छीन लिया था। आकाश सन्न रह गया। उसे अब समझ आया कि नुपुर की खामोशी के पीछे कितनी बड़ी चोट छिपी थी। उसने धीरे से नुपुर के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी अपनी आंखों में भी नमी आ गई थी। उसे एहसास हुआ कि जिस सिस्टम का वो हिस्सा है, उसी सिस्टम की एक गलती ने इस मासूम लड़की की पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। तभी रात के सन्नाटे को चीरते हुए 2 पुलिस जीपें वहां आकर रुकी। हेडलाइट्स की तेज रोशनी ने नुपुर की आंखों को चुंधिया दिया। जीप से उतरते ही पुलिस वालों ने आकाश को देखा और मुस्तैदी से उन्हें सैल्यूट किया। नुपुर ये सब देख रही थी। वही वर्दी, वही रुतबा, जिसे देखकर बचपन में वो सहम जाती थी। आकाश ने नुपुर का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देते हुए जीप की पिछली सीट पर बैठा दिया। उसने एक सिपाही को उसकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा और खुद बाकी टीम के साथ वापस उसी खंडहरनुमा इमारत की छानबीन करने चला गया। करीब 1 घंटे की सघन तलाशी के बाद भी वहां कुछ खास हाथ नहीं लगा। मुजरिम शायद पिछले रास्ते से फरार हो चुके थे। हार मानकर पूरी टीम वापस पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गई। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही नुपुर के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे वही पुराना थाना याद आ रहा था जहां उसके पिता को आखिरी बार ले जाया गया था। लेकिन यहां का माहौल थोड़ा अलग था। आकाश ने सबसे पहले महिला कांस्टेबलों को बुलाकर नुपुर को पानी और कुछ खाने के लिए देने को कहा। उसकी चोटों पर मरहम लगाया गया और उसे एक कंबल ओढ़ाया गया। थोड़ी देर बाद जब नुपुर थोड़ी शांत हुई तो आकाश उसके पास आया। उसने अपनी वर्दी की टोपी उतारकर मेज पर रखी और नुपुर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। आकाश ने बहुत ही धीमी और नर्म आवाज में पूछा, नुपुर, अब तुम सुरक्षित हो, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। तुम उस खंडहर बिल्डिंग में क्या कर रही थी? तुम वहां तक कैसे पहुंची?
ये सवाल सुनते ही नूपुर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा गई। उसकी सांसें फिर से तेज होने लगीं। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में जोर जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। ये उसकी बेचैनी की निशानी थी। नूपुर की आवाज तो नहीं थी, पर उसके हाथों की थरथराहट और उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उसने आकाश की ओर देखते हुए इशारों में अपनी बात जारी रखी। उसने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो उस पुरानी मिल तक कैसे पहुंची। नूपुर ने समझाया, जब मेरी आंख खुली तो मैं एक छोटे और घुप अंधेरे कमरे में जमीन पर पड़ी थी। मेरा सिर चकरा रहा था। मैंने घबराहट में अपने आसपास हाथ मारे तो मुझे कोई ठंडी और नुकीली चीज महसूस हुई। उठाने पर पता चला कि वो एक चाकू था। मैंने उसे अपनी सुरक्षा के लिए उठा लिया। फिर दीवार का सहारा लेकर मैं बाहर निकली तो मुझे एक दरवाजा खुला मिला। मुझे लगा कि शायद यही बाहर जाने का रास्ता है, पर जैसे ही मैं उस कमरे में घुसी, वहां तुम स्ट्रेचर पर बंधे हुए मिले। आकाश कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुका और अपनी गहरी नजरों से नुपुर को घूरने लगा। एक अनुभवी पुलिस वाले की नजरें भाप रही थीं कि नुपुर की कहानी में कुछ अधूरा है। उसकी घबराहट, उसका बार बार अपने हाथों को मलना, ये सब गवाही दे रहे थे कि नुपुर कुछ तो छिपा रही थी। क्या वो सचमुच वहां इत्तेफाक से पहुंची थी, या उसे किसी ने वहां लाकर छोड़ा था? नुपुर ने अपनी बेचैनी को दबाते हुए आकाश की आंखों में देखा और इशारों में सवाल किया, तुम अपनी बात बताओ आकाश, तुम वहां कैसे पहुंचे? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आकाश का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने एक लंबी और ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में एक ऐसी परछाई थी जिसे पढ़ना नुपुर के लिए नामुमकिन था। उसने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, नुपुर, ये एक ऐसी बात है जो मैं फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकता। ये महकमे का राज है और शायद तुम्हारी सुरक्षा के लिए इसे राज ही रहना बेहतर है। अभी उनकी बात चली रही थी कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। जूनियर इंस्पेक्टर भागते हुए अंदर आया। उसके चेहरे पर साफ तनाव था और हाथ में एक फोरेंसिक रिपोर्ट थी। उसने हांफते हुए कहा, सर, एक बहुत बड़ी अपडेट है। जिस जगह पर हमें वो लाश मिली थी, उसके पास से एक टूटा हुआ नाखून बरामद हुआ है। फोरेंसिक टीम का कहना है कि यह कातिल का हो सकता है, क्योंकि लाश के गले पर संघर्ष के निशान हैं। ये सुनते ही नुपुर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अनजाने में अपना हाथ मेज के नीचे छिपा लिया। आकाश की बाज जैसी नजरें नुपुर की इस हरकत को देख चुकी थीं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। आकाश की अनुभवी आंखें नुपुर के चेहरे के बदलते रंगों को पढ़ रही थीं। उसे शक तो हुआ था, पर पुख्ता सबूत न होने के कारण उसने नुपुर को जाने दिया। उस रात आकाश ने खुद अपनी गाड़ी से नुपुर को घर छोड़ा, लेकिन सुरक्षा के बहाने उसने घर के बाहर 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी। असल में वे रक्षक कम और पहरेदार ज्यादा थे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। नुपुर की रूटीन बिल्कुल सामान्य थी। सुबह उठकर तुलसी की पूजा करना, छत पर जाकर कबूतरों को दाना डालना और अपनी पेंटिंग्स में खोए रहना। पुलिस वाले दिन रात उस पर नजर रखते, पर उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। आकाश का शक अब भरोसे में बदलने लगा था। वो अक्सर नुपुर से मिलने आने लगा। बिना शब्दों के उनकी आंखों ने एक दूसरे को पढ़ना शुरू कर दिया था। आकाश को नुपुर की खामोशी में एक अजीब सा सुकून मिलता था, और नुपुर को आकाश की वर्दी के पीछे एक सच्चा इंसान दिखने लगा था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। शादी की तारीख तय हो गई। नुपुर बहुत खुश थी। एक सुबह वो पीले रंग का सुंदर सूट पहनकर शहर के सबसे पुराने मंदिर पहुंची। उसके हाथ में उसकी और आकाश की शादी का पहला कार्ड था, जिसे वो भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहती थी। पंडित जी ने कार्ड लिया और भगवान की मूर्ति के पास रख दिया। नूपुर की आंखों में चमक थी। उसने इशारों में पंडित जी को बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। जब पंडित जी भोग लगाने के लिए अंदर गए
तो नूपुर अकेले में मूर्ति की तरफ देखकर हाथ हिला हिलाकर अपनी खुशी जाहिर करने लगी। वो अपनी ही दुनिया में ईश्वर से बातें कर रही थी। तभी पास में खड़ी एक लड़की जोर से हंस पड़ी। नूपुर के शरीर में मानो बिजली दौड़ गई। वो हंसी वैसी ही थी जैसी उसकी मां की नफरत भरी हंसी हुआ करती थी। नूपुर ने मुड़कर उस लड़की को देखा। वो लड़की नूपुर के इशारों का मजाक उड़ा रही थी और अपनी सहेली से कह रही थी, देखो कैसे पागलों की तरह हाथ हिला रही है, जैसे भगवान को भी इशारे समझ आते हों। उस पल नूपुर की आंखों में खून उतर आया। बरसों से दबा हुआ गुस्सा, समाज के ताने और वो बेचारी कहलाने का दर्द एक झटके में बाहर आ गया। नूपुर ने इशारों में उस लड़की से पूछा, क्यों हंसी तुम? क्या मजाक दिख रहा है तुम्हें? उस लड़की ने नूपुर को बुरी तरह इग्नोर किया और मुंह बनाकर आगे बढ़ने लगी। बस यही वो पल था जब नूपुर ने अपना आपा खो दिया। वो एक शिकारी की तरह उस लड़की पर झपट पड़ी। उसने उस लड़की के बाल पकड़ लिए और उसे नीचे गिरा दिया। मंदिर में अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़े और बड़ी मुश्किल से नूपुर को उस लड़की से अलग किया। नूपुर का चेहरा गुस्से से लाल था। वो बुरी तरह हाफ रही थी। उसने उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर अपनी उंगली उठाई और इशारों में बहुत ही भयानक तरीके से कहा, तुमने मेरी खुशी का मजाक उड़ाया है, अब तुम भुगतोगी। याद रखना, तुम बहुत बुरा भुगतोगी। वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। नूपुर के चेहरे पर वो मासूमियत कहीं गायब हो गई थी। वहां सिर्फ एक रिवेंज की आग थी। वो तेज कदमों से मंदिर से बाहर निकल गई। पीछे छोड़ गई एक डरा हुआ माहौल और वो सिसकती हुई लड़की। घर पहुंचकर नूपुर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसका शरीर कांप रहा था। उसे फिर से वही अंधेरा कमरा, वही खून और वही नफरत याद आने लगी। बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी का सायरन उसे चिढ़ा रहा था। शाम को जब आकाश को मंदिर वाली घटना का पता चला तो वो सीधा नूपुर के घर पहुंचा। आकाश के घर में सन्नाटा था और उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। वो पागलों की तरह कमरे कमरे भटका, अलमारियां खोली, पर नूपुर कहीं नहीं थी। नूपुर, नूपुर! वो चिल्लाया पर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। उसने तुरंत अपने साथियों को फोन लगाया और चीख कर ऑर्डर दिया, नूपुर की तलाश करो, शहर का कोना कोना छान मारो, मुझे वो अभी के अभी चाहिए। अचानक उसे ख्याल आया, नूपुर का वो पुराना घर जहां उसकी मां ने जान दी थी। आकाश ने आव देखा न ताव, अपनी गाड़ी निकाली और तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ पड़ा। उसका दिमाग पुरानी यादों और शक के बीच झूल रहा था। सामने की ट्रैफिक लाइट कब लाल हुई उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक साइकिल वाला सामने आ गया। उसे बचाने के चक्कर में आकाश ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और उसकी गाड़ी दूसरी तरफ से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी से जा टकराई। तड़ाक! हर तरफ धुआं था, कांच के टुकड़े बिखरे थे और लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। उस शोर और धुंध के बीच आकाश की आंखें भारी होने लगी। उसे धुंधला सा याद आया, सालों पहले भी ऐसी ही भीड़ थी जब नूपुर की मां को ले जाया जा रहा था। उस भीड़ में एक चेहरा था, एक मासूम चेहरा जिस पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो चेहरा नूपुर का था। आकाश के सूखे होंठों से बस एक ही नाम निकला, नूपुर। बचपन का वो छोटा सा आकाश और आज का सख्त पुलिस ऑफिसर, दोनों जैसे एक ही मोड़ पर खड़े थे। भीड़ गुस्से में थी, लोग गाड़ी को घेर रहे थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ जूनियर इंस्पेक्टर राणा वहां पहुंचा। उसने घबराकर आकाश को बाहर निकाला। सर आप ठीक तो हैं? बहुत चोट लगी है। आकाश की हालत खराब थी और उसका दिमाग अब साफ हो चुका था। उसने राणा के कंधे पर हाथ रखा और भारी आवाज में कहा, मुझे मेरे घर ले चलो, अभी। घर पहुंचते ही आकाश पागलों की तरह अपने कमरे की ओर भागा। राणा पीछे पीछे आ रहा था और बार बार पूछ रहा था, सर हुआ क्या है? आप इतने परेशान क्यों हैं? पर आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक पुरानी धूल से भरी फाइल निकाली और उसे मेज पर धप से पटक दिया। आकाश ने कांपती उंगली से इशारा किया और राणा से कहा, राणा इस फाइल की फोटो को ध्यान से देखो, गौर से देखो इस चेहरे को। राणा ने झुककर फोटो देखी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हकलाते हुए कहा,
पर सर, ये तो ये तो नुपुर मैम है। राणा की बात अधूरी रह गई। आकाश ने दीवार पर मुक्का मारा और बोला। आकाश ने एक लंबी और भारी सांस ली, जैसे उसके सीने पर रखा कोई पुराना पत्थर हट गया हो। उसने कांपती उंगली से उस धुंधली फोटो की तरफ इशारा किया और राणा से कहा, राणा, ये तस्वीर उस दिन की है जब हम दोनों उस पुरानी मिल में घायल मिले थे। ध्यान से देखो नुपुर के दाहिने हाथ को। क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं दिख रहा? राणा ने झुककर फोटो को गौर से देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सर, नुपुर मैम का एक नाखून वो टूटा हुआ है। राणा ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, इसका मतलब उस रात कमरे में जो नाखून मिला था वो किसी मुजरिम का नहीं, बल्कि नुपुर मैम का ही था। आकाश खामोश रहा। उसकी आंखों में अपने प्यार के खोने का गम और एक पुलिस ऑफिसर की हार साफ दिख रही थी। उधर शहर की शांत गलियों में नुपुर किसी साए की तरफ बढ़ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, उस लड़की की हंसी। वो उसी लड़की का पीछा कर रही थी जिसने मंदिर में उसका मजाक उड़ाया था। अंधेरे का फायदा उठाकर नुपुर एक पेड़ के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वो लड़की दौड़कर अपनी मां के गले लग गई। दोनों के चेहरे पर जो सुकून और प्यार था, उसे देखकर नुपुर का खून खौल उठा। नुपुर के लिए मां का प्यार एक ऐसा कड़वा सच था जिसने उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी थी। उसे अपनी मां की वो नफरत भरी नजरें और बालकनी से कूदना याद आने लगा। उसे गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसे वो प्यार कभी नहीं मिला? क्यों उसकी मां ने उसे बोझ समझा? नुपुर के हाथ में एक काला बैग था। वो दबे पांव रानो के घर के सामने पहुंची। जैसे ही रानो घर के दरवाजे पर अकेले खड़ी हुई, नुपुर ने बिजली की फुर्ती से उसके पास जाकर उसकी गर्दन के पीछे एक तेज सिरिंज चुभो दी। उसकी मां की चीख निकल गई। रानो! नुपुर वहीं खड़ी रही। उसने अपनी डरावनी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया और इशारों में कहा, अच्छा, तो इसका नाम रानो है। रानो की मां को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है और इशारों में क्या कह रही है। रानो बेहोश होकर गिरने लगी थी। नुपुर का सब्र अब जवाब दे गया। उसने अपने बैग से एक लंबा और चमकता हुआ चाकू निकाला। चाकू की धार देखकर रानो की मां की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नुपुर ने चाकू की नोक से घर के अंदर जाने का इशारा किया। उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक बेकाबू पागलपन था। नुपुर ने चाकू की नोक पर रानो की मां को अंदर चलने का इशारा किया। रानो बेहोशी की हालत में थी। उसकी मां ने उसे बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए अंदर किया। तभी घर की सीढ़ियों से रानो के पिता श्री विश्वनाथन और उसका भाई व्योम भागते हुए नीचे आए। अपनी पत्नी और बेटी की ये हालत देख वे उनकी तरफ लपके, पर तभी उनके कदम जम गए। सामने नुपुर खड़ी थी, हाथ में चमकता हुआ चाकू और आंखों में अजीब सा पागलपन। नुपुर की आंखों में अब कोई रहम नहीं था। उसने रानो की मां को चाकू की नोक पर अंदर चलने का इशारा किया। रानो को बेसुध हालत में उठाकर उसकी मां बड़ी मुश्किल से अंदर ले गई। शोर सुनकर रानो के पिता मिस्टर विश्वनाथन और उसका भाई व्योम सीढ़ियों से नीचे भागे। अपनी पत्नी और बेटी की ये हालत देख वे उनकी तरफ लपके, पर तभी उनके कदम पत्थर के हो गए। दरवाजे पर हाथ में खून से सना चाकू लिए नुपुर खड़ी थी। नुपुर में एक रस्सी व्योम की तरफ फेंकी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन था। उसने इशारे में सबको एक दूसरे को बांधने को कहा। विश्वनाथन का पूरा परिवार उस खामोश लड़की के सामने बेबस खड़ा था, जिसकी एक उंगली उठी तो मौत तय थी। उधर आकाश अपना सिर पकड़कर बेंच पर बैठ गया था। राणा ने हिकचिकाते हुए पूछा, सर, क्या आप सच में नुपुर मैम पर शक कर रहे हैं? आकाश ने आंखें ऊपर की, जिनमें पछतावे का सैलाब था। ऐसा नहीं है राणा कि मुझे शक नहीं हुआ। जब उस रात मिल में नुपुर मिली थी, उसकी घबराहट ने मुझे गुमराह किया, पर जब उस टूटे नाखून का जिक्र हुआ तो नुपुर के चेहरे पर वो सच साफ दिखा जो मैं देखना नहीं चाहता था।
आकाश ने मेज पर हाथ मारते हुए आगे कहा, देखो राणा, ये जो मर्डर हुए हैं, इनका आपस में कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। पहला खून विजयपुर में हुआ। वो 40 साल का सरकारी मुलाजिम अपनी बीवी को पीटता था। उसके गले पर सुई का निशान था। दूसरी मौत वीरेगढ़ और तीसरी राधोल में हुई, जहां कॉलेज की लड़कियां मारी गईं। उनके पास कुछ नहीं मिला, बस वही सुई का निशान और कुछ बूंदी के दाने। फिर एक बूढ़ी औरत और 19 साल का लड़का। पांचवें कत्ल में पहली बार हाथापाई हुई थी और वहीं वो नाखून मिला था। इन सबका न जेंडर एक था न उम्र। खूनी को मेडिकल डोज की बहुत अच्छी समझ थी, पर नुपुर तो एक ग्राफिक डिजाइनर है। वो ये सब कैसे? राणा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो घबरा कर बोला, सर, नुपुर मैम को दवाइयों का बहुत नॉलेज है। वो अपनी नानी के साथ बड़ी हुई थी। जब नानी बीमार थी तब 14 साल की नुपुर ही उन्हें वक्त पर इंसुलिन और कभी कभी कंट्रोल करने के लिए नशे के इंजेक्शन खुद लगाती थी। आकाश सन्न रह गया। तुम्हें ये सब कैसे पता राणा? राणा ने सिर झुकाकर कहा, सर, जब आपने ड्यूटी लगाई थी तब मैंने आसपास पूछताछ की थी, पर मुझे लगा मैम इतनी मासूम है, वो ये सब कैसे कर सकती हैं। तभी आकाश का फोन बजा। उसने फोन सुना और घबराकर राणा से कहा, गाड़ी निकालो। खून से लथपथ और पसीने में तर आकाश राणा के साथ गाड़ी में कूद गया। राणा ने पूछा, सर, हम कहाँ जा रहे हैं? आकाश की आवाज सख्त थी, मिस्टर विश्वनाथन के घर। नुपुर वहीं है। राणा ने पूछा कि उसे कैसे पता, तो आकाश ने बताया कि उसने नुपुर की गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगाया था। अभी अभी खबर आई थी कि रतिपुर इलाके में विश्वनाथन के घर से तोड़-फोड़ की आवाजें आ रही हैं। रास्ते में ही आकाश ने पूरी टीम को अलर्ट कर दिया। मौके पर पहुंचते ही राणा ने आकाश को सेफ्टी जैकेट दी, पर आकाश ने उसे पहनने से मना कर दिया और सीधे घर की तरफ बढ़ा। उसने सबको पीछे रहने का ऑर्डर दिया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। आकाश ने बिना वक्त गवाए दरवाजा तोड़ने का इशारा किया। दरवाजा टूटते ही पुलिस अंदर घुसी। वहां मचे शोर और भगदड़ के बीच अचानक एक गोली चलने की आवाज हुई और सब कुछ पल भर में शांत हो गया। 14 दिन बाद कड़ी पूछताछ और इंक्वायरी के बाद आकाश ने अपने सीनियर्स को पूरी रिपोर्ट जमा कर दी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगा, सीनियर ने उसे रोका। आकाश, तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है। उन्होंने एक कार्ड आगे बढ़ाया। आकाश ने एक फीकी मुस्कान के साथ कार्ड लिया और वहां से चला गया। उस रात उसने कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट लिया और बिस्तर पर लेट गया। पुरानी यादें उसे अब भी सता रही थीं। वो एक कानून का रखवाला था, फिर उससे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? सारे सबूत सामने थे, पर वो प्यार में अंधा हो गया था। बस एक तसल्ली थी कि विश्वनाथन का परिवार अब सुरक्षित था, भले ही वे बुरी तरह डरे हुए थे। नुपुर की किस्मत में अब फिर से वही काली अंधेरी कोठरी थी। दुनिया से अलग एक पागल खाने के कमरे में वो कैद थी। उसे आज भी अपनी मां की वो तीखी हंसी सुनाई देती है जो उसे कत्ल करने पर मजबूर करती थी। तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। अरे नुपुर, दवाई का टाइम हो गया। नुपुर के हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। उसने इशारे में नर्स से दवा ली और चुपचाप कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। उसने अपने कांपते हाथों से अपनी गुड़िया की फटी हुई फ्रॉक को ढकने की कोशिश की, जैसे वो अपने जीवन के उन फटे हुए पन्नों को दुनिया से छिपाना चाहती हो। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जिंदगी के कड़वे सच और दिल छू लेने वाली दास्तानों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।